मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। ये नाक की समस्या होती है और नाक का जो अंदर की म्यूकोसा होती है, अंदर की लाइनिंग, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाता है। कहीं भी आइटिस होता है इसका मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन माने वहाँ पे सूजन आ जाता है। अब ये होता कहाँ है? तो एक्चुअली ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जो हमारे नाक के म्यूकोसा में होता है, तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। अब इसके सिम्टम क्या क्या हैं? एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है? एलर्जी बहुत तरीके के होते हैं। हमारे एक्चुअली एलर्जन जितने तरीके से हमारे शरीर में इंटर कर सकते हैं, जहाँ से उनका कांटेक्ट हो सकता है, वो सब एलर्जी काज कर सकते हैं। जैसे स्किन पे हो सकती है, नाक के जरिए हो सकती है, आँख में हो सकती है, या खाने पीने में फूड के जरिए हो सकती है एलर्जी। तो जो सबसे कॉमन होता है ये नेज़ल एलर्जी होती है, इसे बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अब इसमें सिम्टम की बात करते हैं तो क्या सिम्टम प्रेजेंट करता है पेशेंट? तो सबसे पहले ज़्यादातर केसों में सडन ऑनसेट होता है। तो इसमें नाक से छींक आना, ताबड़तोड़ छींक आना, कभी कभी तो पूरी लाइन से सीरीज बन जाती है छींक की। नाक में खुजली होना, नाक से पानी आना, नाक बंद रहना या बंद हो जाना। और फिर इसके कारण, चूँकि नाक कान गला हमारा पूरा अंदर मिला हुआ है फेरिंग्स में, तो अगर ये इन्फेक्शन बढ़ के कान को बंद किया, यूस्ट्रिकन ट्यूब को ब्लॉक किया, तो ओटाइटिस मीडिया काज कर सकता है। फिर आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ा तो टिनाइटिस या मेस्टाइटिस, ये इन्फेक्शन आगे बढ़ सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन की बात है। दूसरा, अगर ये लेक्राइमल डक्ट को ब्लॉक किया इन्फेक्शन, तो हमारे आँख से पानी आ सकता है, आँखें लाल हो सकती हैं। मतलब ये सिम्टम आँख को भी देखने को मिल सकता है। ज़्यादा सीवियर होता है तो फिर खर्राटे आते हैं। खर्राटों के साथ फिर स्लीप एपनिया होती है, सोते सोते सांस बंद हो जाती है। ये सब कॉमनली मिलता है जो नेग्लेक्टेड केसेस होते हैं। फिर नेज़ल पॉलिप्स हो सकते हैं, एडनॉइड्स हो सकते हैं, डीएनएस डेवलप हो सकता है, तो या साइनस की इन्फेक्शन बढ़ के साइनोसाइटिस वगैरह कर सकता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि इसको यहीं पे ठीक करना आसान है। कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक तो तब भी होगा लेकिन बड़ी मुश्किल होती है, लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, पेशेंट को भी परेशानी होगी। तो होम्योपैथिक में इसका हमारे बहुत अच्छा इलाज है, अभी हम चर्चा करेंगे आगे। अभी हम जानते हैं ये होता क्यों है। जैसा कि हमने बताया ना, एलर्जी रिएक्शन है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। तो बाहर की बहुत सी चीज़ें जो एक्चुअली नुकसानदायक नहीं हैं, लेकिन हमारा शरीर उनको उनके खिलाफ रिएक्शन दे रहा है, तो एंटीबॉडी बना के उसको रिएक्ट करता है, हिस्टामिन रिलीज़ करता है हमारे ब्लड में, और फिर वो ये सब सिम्टम्स हमने बताया, छींक, नाक बंद होना, ये सब शुरू होता है। तो अब क्या क्या एलर्जन है? एलर्जी तो कुछ भी, किसी चीज़ से हो सकती है। दुनिया में जितनी चीज़ें हम आसपास अपने देख रहे हैं, सब किसी से भी हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है कि जैसे घर में पर्दे हैं, तकिया, गद्दा, रजाई, सोफ़ा कवर, सोफ़ा, या अगर हम जानवर पालते हैं तो पेट्स के जो बाल होते हैं, और अगर ये बिस्तर पे या हमारे सोफ़ा पे ज़्यादा रहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। फिर आगे जैसे हम झाड़ू, फूल वाली झाड़ू जो होती है, ये बिल्कुल बचना चाहिए इसको, ये बहुत काज करता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल निकलते रहते हैं। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि जिसको भी घर में अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है तो पानी गीला करके केवल पोछा लगाया जाए, झाड़ू बचा जाए। साफ समय समय पे जितने घर में अनवांटेड चीज़ें हैं, रद्दी हैं, इसको निकाला जाए बाहर घर से, क्योंकि ये भी एलर्जी काज कर सकता है। इसके अलावा जो बच्चों के आजकल खिलौने आते हैं आर्टिफिशियल, इसमें भी एलर्जी हो सकती है काफ़ी। पॉलन के सीज़न में जो ये फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक, उधर सितंबर से अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये दोनों फेज़ जो हैं साल में 2 बार, तो पॉलन चूँकि बहुत अधिकता में होती है, पॉलन ग्रेन्स फूलों से, तो इससे बहुत कॉमन है। मतलब हम तो कहते हैं 60 से 70% केसेस पॉलन के नाते ही होता है। एसी, और अगर हमारा घर का जो वैक्यूम क्लीनर है, इसकी फ़िल्टर अगर रेगुलर साफ़ नहीं होती तो ये बहुत बड़ा काज है। वैसे एसी अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है, एलर्जी के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि एसी कमरे के जो डस्ट हैं इसको भी सक करके वो अपने फ़िल्टर पे सब वहाँ पे रखता है। कमरे के डस्ट को भी ये साफ़ करता रहता है। कोई केमिकल अगर डीओ स्प्रे ये सब यूज़ करते हैं तो इससे भी बचना चाहिए, इससे भी हमारी एलर्जी किसी को भी हो सकती है। धूल बहुत कॉमन है भारत में हर जगह, तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अब तो मास्क का प्रचलन हो गया है, पहले तो मास्क कोई लगाए तो लोग कहते थे लगता है इसको कोई टीबी वगैरह है,
तो लोग थोड़ा दूर रहते थे। अब तो कोरोना के बाद तो बड़ा फैशन बन गया ये। तो इस मामले में फ़ायदेमंद है कि जिनको शिकायत है या जिस तरफ कोई रुझान है ये होने का, तो आप कभी भी बाहर निकलें तो प्रयास करें मास्क लगा के निकलें, कम से कम धूल से तो बचेगा ही कुछ हद तक। तो ये अच्छी चीज़ है। और घर में चप्पल जूते जो हम लोग यूज़ करते हैं, बाहर से आएँ तो प्रयास करें घर के बाहर ही रखें, घर के अंदर न रखें। जितनी मतलब कहने का मतलब पेशेंट को ये सबसे ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने एलर्जन को पहचानें, आपकी समस्या कैसे बढ़ती है, कैसे एग्रावेट करती है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझिए अपनी दिनचर्या में कि कहाँ से, धुएँ से, धूल से, किस चीज़ से, और तो उस पे थोड़ा बचाव करने की ज़रूरत है। फिर अब आती है कि इसमें हम टेस्ट क्या करवाते हैं। तो हमने एक बार बताया था किसी वीडियो में कि जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं 5 तरह के होते हैं, तो इसमें IgE ये बढ़ा होता है, ये एलर्जी वाला इम्यूनोग्लोबिन है। इसकी जांच कराई जाती है तो अमूमन ये बढ़ा ही रहता है। फिर हम क्या चेस्ट एक्सरे कराते हैं अगर कुछ आस्थमेटिक सिम्टम भी है, या CT PNS कराते हैं, एक्सरे PNS भी कराते हैं पहले, बाद में CT PNS कराते हैं, और एलर्जी टेस्ट भी करा सकते हैं एलर्जी किस चीज़ से है जानने के लिए। लेकिन मेरा बड़ा इसमें बुरा अनुभव है, कोई मतलब नहीं होता किस चीज़ की करवाएंगे आप, कितना करवाएंगे। तो एलर्जी टेस्ट तो कोई मतलब नहीं है। फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट की इसमें एलोपैथिक में तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे नेजल स्प्रे आ गए हैं। पहले तो मेडिसिन दी जाती है एंटी हिस्टामिनिक, तो ये सेडेटिव होता है, बड़ा गड़बड़ होता है। अगर ये लेके कोई ड्राइव कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, या कोई हैवी मशीनरी वर्कर है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एंटी हिस्टामिनिक देते हैं, बचाया जाता है। आजकल नेजल स्प्रे बड़े आए हैं, स्टीरॉयड बिना स्टीरॉयड दोनों के, तो ये बड़े यूजफुल होते हैं। लेकिन आपको आराम मिलेगा, नो डाउट। आप लेते रहेंगे आराम मिलेगा, सिम्टम दबा रहेगा, जब तक लेते रहेंगे आराम मिलेगा बिल्कुल। अस्थमा तक भी डेवलप हो जाएगा तो उसके लिए भी पंप की व्यवस्था है, आपको आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन परमानेंट क्योर की बात बिल्कुल नहीं होती है। वो मानते हैं क्योर नहीं होता, इसको आप सिम्टम शुरू हो वहीं पे इसको दबा दो मेडिसिन से। होम्योपैथिक में इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है और बिल्कुल क्योर होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हम आगे बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में क्या है, कैसे करना है। मित्रों, अब हम जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, एलर्जी के लिए जो बड़ी फ़ायदेमंद होती है, और इसका आप घर पे भी सेवन कर सकते हैं। अगर आराम मिलता है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ले सकते हैं आराम से, लेकिन आपको डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है, ये हमारी सलाह भी है। फ़िलहाल हम कुछ कॉमन दवाइयाँ बता रहे हैं जो क्लिनिक में हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। पहली दवाई आती है एलियम सीपा। मित्रों, अगर छींक के साथ एलर्जी की शुरुआत होती है, हमारी ज़्यादा छींक आती है, नाक भी बहता है, तो इसमें 2 दवाइयाँ बड़ी कॉमन है, एलियम सीपा और आर्सेनिक। इसको 30 पावर में अमून देते हैं और सुबह दोपहर शाम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद एक दवाई आती है अरुंडो। अरुंडो भी 30 पावर से शुरू करते हैं। इसमें तालू में हमारी बड़ी खुजली होती है, इरिटेशन होता है, हर वक्त छींक बहुत ज़्यादा आती है, और ताबड़तोड़ छींक वाली मामला होता है इसमें कि मतलब छींक पे छींक आता रहता है। तो अरुंडो के बारे में सोचते हैं। डलका मारा सीजनल है, अगर बरसात के समय में इसके ज़्यादा एपिसोड हो रहे हैं तो हम डलका मारा के बारे में सोचते हैं। यूफ्रेशिया दवाई ये है, जैसे एलियम सीपा बताया हमने, खूब छींक आती है, नाक से पानी आता है, नाक से खारा पानी आता है एलियम सीपा में। इसका जस्ट अपोजिट यूफ्रेशिया में है कि नाक से तो पानी सादा आएगा, लेकिन आँख से बड़ा खारा पानी आता है, आँख से तीखा पानी आता है, आँख में तकलीफ़ ज़्यादा होती है एलर्जिक राइनाइटिस में नाक की अपेक्षा, तो यूफ्रेशिया सोचते हैं। एक फिर आगे आती है आरेलिया दवाई। आरेलिया दवाई अगर इन्फेक्शन हो, पॉलन से समस्या हुई हो, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अभी एक दवाई और आती है इसमें, आरम ट्रिफ्लिनम। इसमें भी नाक में बहुत इरिटेशन होती है, छींक होती है। अब देखिए, सिम्टम तो आपको कॉमन लग रहा होगा, लेकिन ये डॉक्टर से मिलेंगे तो हम पूरा डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सी मेडिसिन आपको देनी है तो सारी एलर्जी की दवाई, लेकिन कुछ प्लस कुछ माइनस सिम्टम कहाँ पे कौन सी है और पेशेंट कौन सा सिम्टम प्रेजेंट कर रहा है, उसके आधार पे दवाइयाँ डिसाइड होती हैं। फिर आगे दवाई एक है हिस्टामिन 1 एम पावर में। इसको हम इंटर करंट मेडिसिन के रूप में देते हैं, हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में 1 खुराक या 3 खुराक, ये ऐसा देते हैं। 2 दवाइयाँ बायोकेमिक की है, फेरमफॉस 6X और कालीम्यूर 6X। ये बायोकेमिक की देते हैं। अगर इनिशियल स्टेज का है, अभी शुरुआत हुई है, तो फेरमफॉस 6X से बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। साथ में अगर फीवर के भी कुछ सिम्टम हैं तो भी ये कंट्रोल करता है।
अगर थोड़ा एडवांस डिजीज़ हो गया है, पुराना हो गया, 3 महीने से ज़्यादा हो गया पेशेंट की, तो काली म्यूर भी इसमें ऐड करते हैं या कभी-कभी केवल काली म्यूर ही देते हैं। तो इस तरह से इसके अपने दवाइयों के रोल है। अभी आगे बहुत दवाइयों की लिस्ट है, बेसिलिनम है, ट्यूबरकुलिनम है, पोथोस है, बहुत अच्छी दवाई आती है। तो दवा का लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन हम ये कुछ कॉमन हमने बताया है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी को भी एलर्जिक राइनाइटिस हो तो आप सीधे होम्योपैथ के पास जाएँ। थोड़ा टाइम लग सकता है ट्रीटमेंट में, लेकिन 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और हमेशा के लिए आप इससे मुक्त हो जाएंगे, इस बीमारी से खुल के जिएंगे जैसे आप पहले जीते थे। तो ये है होम्योपैथिक से एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था है। आप बात करके पूरा सिम्टम बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, और जो कुछ होगा, अगर कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं तो हम करवा के उसका रिपोर्ट व्हाट्सएप पे लेंगे। फिर आपको दवाइयाँ मैसेज कर दी जाएंगी, या आप अगर चाहेंगे तो हम दवाई भी कोरियर कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए। थैंक यू।